नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एग्रीकल्चर देहरादून में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं कि गेहूं में सिंचाई की कौन कौन सी अवस्थाएं महत्वपूर्ण हैं, यानी वीट के अंदर कौन कौन सी जो स्टेजेस है वो इरिगेशन के लिए इंपॉर्टेंस रखती है। अगर उन अवस्थाओं पे आप सिंचाई नहीं करते हैं, उन स्टेजेस पे आप सिंचाई नहीं करते हैं, तो कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। वैसे तो देखो दोस्तों, टोटल गेहूं में 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर कोई मान लो शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी है, यानी कम अवधि में पकने वाली किस्में हैं, जैसे कुछ किस्में हैं वो 130 डेज में 130 दिन में पक कर तैयार हो जाती हैं, तो उनमें 5 सिंचाई से भी काम चल जाता है। लेकिन ऑलमोस्ट अपने भारत में जो वेराइटीज लगाई जाती है, किस्में लगाई जाती है, उनमें 6 सिंचाई की आवश्यकता होती है। और वो सिंचाई हमें कब कब देनी चाहिए। मान लो कि आप ऐसे एरिया में हो जहां पर 6 सिंचाई नहीं उपलब्ध है, यानी 6 इरिगेशन आपके पास नहीं है, 5 है, 4 है, 3 है या 2 है, तो उनको कौन कौन सी अवस्थाओं पे देना चाहिए वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, गेहूं में अगर आपके पास पानी है तो आप कितने इरिगेशन दें? 6 सिंचाई दें। और उन 6 में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है, उन 6 में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, उसका भी अपने डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, पहले तो मैं बात करता हूं कि मोस्ट ऑफ जो भारत में लगाई जाने वाली किस्में हैं, यानी इंडिया में मोस्ट ऑफ जो वैरायटीज लगाई जाती है, उनमें 6 इरिगेशन की नीड है, यानी 6 सिंचाई की आवश्यकता है। तो वो हमें कौन कौन सी स्टेज पे देनी चाहिए। उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपके पास 5 है तो कब दें, 4 है तो कब दें, 3 है तो कब दें, 2 है तो कब दें, और इनमें से ऐसी कौन सी स्टेज है जिसपे आपने इरिगेशन नहीं दिया, सिंचाई नहीं दी, तो आपको भारी भरकम है वो नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले हम 6 इरिगेशन के हिसाब से, 6 सिंचाई के हिसाब से बात करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर आपके पास 6 सिंचाई है तो सबसे पहली जो सिंचाई है, यानी फर्स्ट जो इरिगेशन है, फर्स्ट जो वाटरिंग है, वो क्राउन रूट इनिशिएशन पे करेंगे, यानी शीर्ष जड़ फुटान अवस्था में करते हैं। मोस्ट ऑफ भारत में लगाई जाने वाली किस्मों में ये शीर्ष जड़ फुटान अवस्था है, ये बुआई के ये मान लो कि 20 से 25 दिन बाद आती है। सॉविंग के कितने दिन बाद आपको देखने को मिलती है, बुआई के कितने दिन बाद देखने को मिलती है? 20 से 25 दिन बाद आपको ये अवस्था, ये स्टेज है वो देखने को मिलती है। और हम एक्यूरेसी पे चलें कि वास्तव में कितने दिन पे कर देनी चाहिए, तो अगर आप बुआई के यानी सॉविंग के 21वें दिन अगर सिंचाई करते हैं तो वो सबसे बेहतरीन टाइम होता है। लेकिन मान लो कि आप पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, या फिर मैं बात करूं कि आपने गेहूं है वो लेट लगाया है, यानी लेट वैरायटी लगाई है, काफी लेट बिजाई की है, तो उस केस के अंदर आपको फिर भी पहली सिंचाई 25 से 30 दिन में देनी चाहिए ना, 25 टू 30 डेज के अंदर देनी चाहिए, यानी 25 से 30 दिन में देनी चाहिए अगर आप लेट सॉविंग कर रहे हैं बुआई के, है ना, सॉविंग के। हम इसको बोलते हैं डे आफ्टर सॉविंग, डीएस बोल देते हैं। अगर आप सही टाइम पे लगा रहे हैं, अगेती लगा रहे हैं, मध्यम लगा रहे हैं, तो आप बुआई के कितने दिन बाद इरिगेशन देंगे? 20 से 25 दिन बाद देंगे, है ना। और एक्यूरेट अगर आपको ध्यान रखना हो तो 21। और आप कोई एग्जाम देना चाहते हैं और उस एग्जाम में आपसे पूछ ले कि सीआरआई स्टेज कितने दिन पे आती है, क्राउन रूट इनिशिएशन, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज है, अगर आप देखेंगे तो 20 से 25 दिन में आती है। और एक्यूरेट आपसे पूछ ले तो कितने दिन में आती है? ये आती है सॉविंग के 21वें दिन आती है। ठीक है, और आपसे पूछ ले कि हिली एरिया के लोग हैं, या फिर मान लो कि आपने क्या है लेट सॉविंग की है, उस केस में ये स्टेज आपको 25 से 30 दिन में देखने को मिलती है, यानी 25 टू 30 डेज आफ्टर सॉविंग, यानी बुआई के 25 से 30 दिन बाद है वो देखने को मिलती है। अब देखिए, गेहूं के अंदर सबसे जो महत्वपूर्ण सिंचाई की अवस्था होती है, मेन जो क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज होती है, जहां पर अगर आप सिंचाई नहीं करोगे तो सबसे भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ सकता है, तो वो यही अवस्था है। इस पे तो आपको पानी देना ही देना है। आप सोचिए कि आपके पास एक इरिगेशन है, सिंगल इरिगेशन है, एक ही सिंचाई है, तब आपको कौन सी अवस्था पे देना है? तब आपको इसी अवस्था पे देना है। इस अवस्था से महत्वपूर्ण अवस्था कोई दूसरी है ही नहीं। अब आप सोचेंगे कि इसको पहचाने कैसे, पता कैसे लगाएं? तो पहली बात तो मैंने ये बोल दिया कि जिस दिन खेत में बीज डालो यानी सॉविंग करो, उसके 21वें दिन आप पानी लगा दो। 21वें दिन फिक्स नहीं है तो 20 से 25 दिन के बीच में कभी लगा दो। और अगर आप पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं, अगर आप हिली एरिया के लोग हैं,
तो फिर क्या करें, ये 25 से 30 दिन के बीच में करें। और अगर आपने लेट सोविंग की है, देरी से बुआई की है, तो भी आपको पहला पानी 25 से 30 दिन के बीच में लगाना चाहिए, 25 टू 30 डेज के बीच में लगाना चाहिए। अब बात आती है कि क्राउन रूट इनिशिएशन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इस पे सिंचाई देने पर सबसे ज्यादा फायदा क्यों मिलता है और नहीं देने पे सबसे ज्यादा नुकसान क्यों होता है। बात तो ये है ना, सबसे इंपॉर्टेंट भी आपका मैंने ये क्वेश्चन तो क्लियर कर दिया कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये अवस्था कब आई। मैंने कहा ना सोविंग के 21वें दिन, और अगर आपने लेट या हिली एरिया के हैं तो 25 से 30 दिन का बता दिया। लेकिन वास्तव में ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, इतनी महत्वपूर्ण क्यों होती है। देखिए स्टूडेंट, जब आप क्या है गेहूं लगाते हैं, उसका बीज लगाते हैं, तो उसमें जो सबसे पहली जड़ें आती है, सबसे पहली जो रूट इनिशिएट होती है, जो सबसे पहली जड़ें आती हैं, उनको आप सेमिनल रूट बोलते हो या प्राइमरी रूट बोलते हो या प्राथमिक जड़ बोलते हो या फिर टेम्परेरी रूट यानी अस्थायी जड़ें बोलते हैं। जो सीधा इस बीज से जड़ें निकलेगी ना, वो अस्थायी होती है, उखाड़ के देख लीजिएगा आप, है ना। और ये सीडलिंग स्टेज में की जड़ें होती है, यानी शुरुआती पौध के अवस्था की क्या होती है, जड़ें होती है। शुरुआती अवस्था में जब आपने गेहूं लगाया है, वीट को लगाया है, तो शुरुआती अवस्था के अंदर वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो अपटेक करेगी, पानी और पोषक तत्व जो अवशोषित करेगी, यही जड़ें करेगी। लेकिन मैंने कहा ना, ये शुरुआती अवस्था की जड़ें, सीडलिंग स्टेज की क्या है, रूट है, कुछ समय बाद क्या हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी, ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी रूट होती है। फिर क्या होती है, इस बीज के ऊपर से जड़ निकलती है, यहां एक बड सी होती है, कलिका देखने को मिलती है बड, और उससे जड़ें निकलती है, तो बीज के ऊपर से निकलती है, इसलिए आप बोलते हो क्राउन रूट। बीज के ऊपर से जड़ें निकलती है, इसलिए आप क्या बोलते हो, क्राउन। बीज के सीड के ऊपर एक बड बनती है, सॉलिड बड होती है ना, तो उससे जो जड़ें निकलती है, इसलिए इसको बोलते हो क्राउन, यानी बीज के ऊपर, क्राउन से, है ना, ताज से जड़ें निकल रही है, इसलिए आप इनको ताज जड़ भी बोल देते हो, शीर्ष जड़ भी बोल देते हो, क्राउन रूट भी बोलते हो। ये क्राउन रूट निकलना स्टार्ट होती है 20 दिन में से, है ना, 20 दिन से 25 दिन में निकलती है। और इसीलिए आप क्या करते हो कि पहली सिंचाई इसी दौरान देते हो। और ये जड़ें इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि ये बहुत ज्यादा वाटर एब्जॉर्वेशन करती है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करती है, ये बहुत ज्यादा पानी लेती है और बहुत ज्यादा क्या है, पोषक तत्व है वो लेती है, जिससे गेहूं है शुरुआती अवस्था में बढ़िया पनपता है। ठीक है, अगर इस अवस्था पे, इस स्टेज पे आपने पानी नहीं दिया तो पौधा हमेशा के लिए कमजोर हो जाएगा और फाइनली जो प्रोडक्शन होगा, अंत में जो उत्पादन होगा वो बहुत कम उत्पादन होगा, यानी उत्पादन पे काफी है वो प्रभाव पड़ जाता है। जैसे ये रूट निकलती है वैसे ही इनको पानी और पोषक तत्व तो भरपूर मिलना चाहिए, जिससे पौधा क्या होगा, विगर्स होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, यानी मजबूत होगा, तगड़ा पौधा होगा और उत्पादन भी क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। अब देखो स्टूडेंट, एक चीज और ध्यान रखनी है आपको यहां पे कि जब ये रूट इनिशिएट होती है, ये जड़ें जब क्या है, निकलती है, ये जड़ें जब निकलती है तो ये फटाफट वाटर अपटेक करती है, पानी ग्रहण करती है। और इस प्लांट को, अगर इस पौधे को प्रॉपर पानी मिल जाता है तो ये सर्दी से बच जाता है, नहीं तो इस पे सर्दी की भी मार पड़ जाती है ना, पाले की मार पड़ जाती है। कहने का मतलब ये फ्रोस्ट से पौधा है वो मर सकता है या कमजोर रह सकता है। तो ये इस स्टेज पे अगर आप पानी देते हो तो पोषक तत्व भी अच्छा आएगा, पानी भी इसके पास अच्छा आएगा, जिससे ये पाले से, फ्रोस्ट से भी बच जाएगा, ग्रोथ भी इसकी बढ़िया देखने को मिलेगी और फाइनली प्रोडक्शन, अंत में उत्पाद भी क्या है, आपको बेहतर देखने को मिलेगा। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा ऐसे साइड में और भी तने निकलते हैं जिनको टिलर्स बोलते हैं, जिनको आप क्या बोलते हो, टिलर्स। अगर इस स्टेज पे आप पानी देते हो तो टिलर्स भी ज्यादा निकलेंगे, और टिलर्स ज्यादा निकलेंगे तो स्पाइक, जिसको आप सिट्टा बोलते हैं ना, स्पाइक जो होता है, अर बोल देते हैं, हेड बोल देते हैं, स्पाइक बोल देते हैं, तो ये स्पाइक भी, जितने टिलर्स होंगे उतने ही क्या है, स्पाइक्स निकलेंगे, उतना ही आपके खेत में गेहूं उत्पादन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इस स्टेज पे पानी देने का फायदा, टिलर्स ज्यादा आएंगे जिससे उत्पादन अच्छा होगा, प्लांट पानी और न्यूट्रिएंट अच्छा लेगा जिससे वो क्या होगा, विगर्स होगा, अच्छा होगा और फाइनली उत्पादन अच्छा होगा। उसके अलावा अगर अपने बात करें तो इस स्टेज पे पानी दोगे तो ये पानी अच्छा ले लेगा, तो सर्दी से, फ्रोस्ट से भी बच जाएगा, नहीं तो फ्रोस्ट पाले से भी ये पौधा है मर सकता है। इसलिए ये स्टेज सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास एक भी पानी है तो इसी पर ही देना है, यानी बुआई के 21वें दिन नहीं देना है। अगर आपने लेट बोया है या आप पहाड़ी क्षेत्र के लोग हैं तो ये 25 से 30 दिन के अंदर दे दीजिए। तो ये था पहला सिंचाई आपका। तो फर्स्ट इरिगेशन कब दिया जाता है, बुआई के 20 से 25 दिन में, और एक एक्यूरेट दिन बोलना हो तो 21वां दिन, और लेट और अगर पहाड़ी क्षेत्र है तो 25 से 30 दिन में।
नेक्स्ट अपने बात करें दूसरी सिंचाई कब करोगे। दूसरी सिंचाई टिलरिंग अवस्था में करते हैं। टिलरिंग अवस्था क्या होती है बताते हैं। टिलरिंग स्टेज है ना। अब टिलरिंग में भी कौन सी, थोड़ी लेट टिलरिंग। जब गेहूं आप बोते हो, सॉविंग करते हो, तो उसके 40वें दिन से, सॉविंग के, बुआई के 40वें दिन बाद आपको क्या है, इसके पास से ऐसे कई तने निकलते हुए देखने को मिलेंगे। एक तो मुख्य तना था, मेन स्टेम था, वो तो है ही है, उसके साथ आपको और भी स्टेम है, वो मतलब निकलते हुए देखने को मिलते हैं, जिनको आप क्या बोलोगे, टिलर्स बोलोगे। जितने ज्यादा टिलर होंगे उतने ज्यादा स्पाइक होंगे और उतना ही ज्यादा क्या होता है, उत्पादन होता है। तो टिलर 40वें दिन में निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन आपको पानी कब देना है, लेट टिलरिंग थोड़ा सा बाद में देना है, यानी 45 से 50 दिन में दूसरा इरिगेशन देना होता है। डे आफ्टर सॉविंग बोलते हो, यानी बुआई के आपको 45 से 50 दिन के बीच में दूसरा इरिगेशन देना चाहिए। सेकंड इरिगेशन कब देना चाहिए, सॉविंग के 45 टू 50 डेज के अंदर। 45 टू 50 डेज के अंदर आपको सेकंड इरिगेशन देना चाहिए। दूसरा जो सिंचाई है वो देना चाहिए बुआई के 45 से 50 दिन में। टिलर 40वें दिन निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, है ना। लेकिन आपको लेट टिलर थोड़ा सा देरी से देना है ना, 45 से 50 दिन में देना है। ये दूसरी सिंचाई की अवस्था है। तीसरी जो सिंचाई की अवस्था होती है वो कौन सी होती है स्टूडेंट, लेट जॉइंटिंग स्टेज, है ना। लेट जॉइंटिंग से पहले आपको यह पता होना चाहिए भाई जॉइंटिंग अवस्था कौन सी और कैसे उसको पहचानोगे। तो जॉइंटिंग अवस्था का मतलब क्या होता है, देखो जॉइंटिंग का मतलब होता है कि जो गेहूं का स्टेम होता है, तना होता है, वो खोखला होता है, आपको ही पता है। उसके अंदर गांठें बननी जब स्टार्ट हो जाती है, ये गांठें आपने देखी होगी बीच बीच में गांठें, जब गांठें बननी स्टार्ट हो जाएगी, नोड बनने स्टार्ट हो जाएंगे, उसी को आप क्या बोलते हैं, जॉइंटिंग अवस्था बोलते हैं, जुड़ान अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जुड़ान अवस्था। ये जुड़ान अवस्था स्टार्ट हो जाए, ये जुड़ान अवस्था 55 एक दिन बाद स्टार्ट हो जाती है ना। लेकिन आप लेट जॉइंटिंग स्टेज पे, यानी स्टार्ट हो चुकी है, उसके थोड़े दिन बाद में पानी देंगे। तो मोस्ट ऑफ फसलों में तो मोस्ट ऑफ जो किस्में होती है गेहूं की, मोस्ट ऑफ जो वेराइटी होती है, उनमें आप तीसरा पानी कब देते हो, बुआई के 65 से 70 दिन में देते हो। कितने दिन में देते हो, बुआई के 65 से 70 दिन में, 65 टू 70 डेज आफ्टर सॉविंग पे देते हो। लेकिन कुछ एक वेराइटियां जो लंबे काल की होती है, उनमें आप 75 दिन तक जा सकते हो, लेकिन सही समय कौन सा होगा, 65 से 70 होगा। तीसरी सिंचाई बुआई के 65 से 70 दिन में आपको दे देनी चाहिए। पानी नहीं है, लेट सेट हो रहे हो तो 75वें दिन तक जा सकते हो, इससे ज्यादा लेट नहीं जाना, लेकिन ध्यान रहे 65 से 70 दिन ही तीसरी सिंचाई का सबसे सही टाइम होता है। नेक्स्ट अपने बात करें चौथी सिंचाई कब दोगे। चौथी सिंचाई दोगे आप फ्लावरिंग स्टेज पे। फोर्थ इरिगेशन है वो आप फ्लावरिंग स्टेज पे देंगे, पुष्पन की अवस्था। जनरली जो गेहूं का स्पाइक होता है, जिसको आप बाली बोल देते हैं, हेड बोल देते हैं या अर बोल देते हैं, वो आ जाए, ये देखो फ्लावरिंग यानी पुष्पन अवस्था, जब ये चीजें आने लग जाए, फूल आने लग जाए, फ्लावरिंग, देखो ये तो निकल रहा है, अपने हेडिंग स्टेज बोलेंगे, हेड है ना। हेड के अंदर क्या है, ऐसे आपको थोड़े येलो कलर के बीच बीच में फ्लावर्स नहीं देखने को मिलेंगे, ये अभी हेड है। इसके बीच में जब आपको देखो ये येलो येलो कलर के हल्के हल्के पीले रंग के फूल से दिखने स्टार्ट लग जाए ना, ये अवस्था आ जाए, तो आप पानी दे दोगे तो बढ़िया रहेगा। सीआरआई के बाद अगर मैं बात करूं कि हमने जो पहली अवस्था की बात की थी ना, सीआरआई स्टेज की बात की थी, उसके बाद कोई दूसरी अवस्था सबसे महत्वपूर्ण है, तो वो कौन सी है, फ्लावरिंग है। इसमें देखो एक तो हेड आएगा, ये पूरा हरा होगा, लेकिन इसमें बीच बीच में आपको येलो कलर के पीले रंग के फूल देखने को मिल जाए, इसका मतलब है फ्लावरिंग स्टेज है, पुष्पन अवस्था है, इस पे आपको चौथा पानी दे देना होता है। तो फोर्थ इरिगेशन फ्लावरिंग के टाइम देंगे, यानी पुष्पन की अवस्था में। और ज्यादातर किस्मों में ये कितने दिन की होती है, 85 से 90 दिन बाद आती है बुआई के। सॉविंग के 85 टू 90 डेज में आती है, 85 टू 90 डेज में आती है, और यही उपयुक्त समय है फ्लावरिंग पे पानी देने का। ये मैंने कहा ना, सीआरआई के बाद दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है वो यही होती है, तो इस पे एक्यूरेसी का ध्यान रखना है। लेकिन आपने पिछला पानी देरी से दिया, मैंने बताया ना 5 दिन देर कर सकते हो, तो फिर आप 90 से 95 दिन में जा सकते हैं, लेकिन आपके पास सही समय पे पानी है तो 85 टू 90 डेज में ही देंगे। चौथी फ्लावरिंग स्टेज है वो 85 टू 90 डेज की होती है, यानी 85 से 90 दिन बुआई के बाद की, है ना, डे आफ्टर सॉविंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करें, मैंने कहा था 6 सिंचाई, अभी आपने 4 सिंचाई की है, अब आती है 5वीं अवस्था, है ना। फिफ्थ स्टेज कौन सी है, देखो फिफ्थ स्टेज है मिल्किंग स्टेज।
मिल्किंग स्टेज जो होती है, दूधिया अवस्था होती है, ये बुआई के 100 से 105 दिन में आ जाती है। बुआई के 100 से 105 दिन में आ जाती है, यानी दूधिया अवस्था या मिल्किंग स्टेज बोल देते हैं। ये 100 to 105 डेज के बाद आपको सॉविंग के बाद देखने को मिलती है। इसमें जब आप दाने को दबाओगे, सीड को प्रेस करोगे, दाने को जब आप दबाओगे तो उसमें मिल्क जैसा कोई स्त्राव निकलेगा, इसीलिए इसको मिल्किंग स्टेज बोलते हैं, यानी दूध जैसा स्त्राव निकलेगा, इसीलिए आप इसे क्या बोलते हैं, दूधिया अवस्था बोलते हैं। दूध जैसा स्त्राव निकलेगा, इसलिए आप इसे दूधिया अवस्था बोलते हैं। अगर मैं बात को बताऊं, देखो सबसे पहले दाना बन रहा है तब ऐसा बनेगा, हरे से रंग का दाना होगा, इसको दबाओगे तो दूध जैसा पदार्थ निकलने लग जाएगा, उसे आप बोलते हैं मिल्किंग स्टेज। यानी दाना जब ऐसा दिखे ना आपको, ये दूसरी फोटो जो है, तब आप कौन सा है, पांचवा पानी दे देंगे। अब लास्ट छठा पानी कब देंगे, छठा पानी देते हैं डफ राइप स्टेज पे। डफ राइप का मतलब क्या होता है, दाना कठोर होने लगता है। ये देखिए यहां से यहां तक दाना कठोर होने लगा। ये अवस्थाएं आपको देखने को मिलेगी 115 से 125 दिन में। 115 से 125 दिन के बीच में यह अवस्था देखने को मिलेगी। जब दाने को दबाने से कठोर लगे, मिल्क नहीं निकले, दूध नहीं निकले, तो वो कौन सी स्टेज होती है, डफ राइप स्टेज होती है, यानी दाना पक रहा है, मजबूत हो रहा है। तो छठा पानी है वो डफ स्टेज पे, यानी बुआई के 115 से 125 दिन पे दे देंगे। 115 to 125 डेज आफ्टर सॉविंग है वो छठा इरिगेशन दे देंगे। इसको आप परिपक्व अवस्था बोलते हैं ना, या डफ स्टेज बोल दिया है ना। अब देखो उसके बाद फाइनली क्या है ना, दाना पक जाना है। फाइनली क्या है, दाना है वो पक जाना है, कठोर हो जाना है। तो ये आपकी 6 मेन गेहूं की क्रांतिक अवस्थाएं थी, सिंचाई की क्रांतिक अवस्थाएं थी, यानी इरिगेशन की क्रिटिकल स्टेज कितनी है, 6। यानी गेहूं में सिंचाई करने की क्रांतिक अवस्थाएं कितनी है, 6 है ना। उन पे आपको पानी देना चाहिए। अगर आपके पास 6 पानी अवेलेबल है, उसी कंडीशन में, मतलब आपके पास 6 पानी है, तो उस पे सबसे ज्यादा आपको क्या है, उत्पादन मिलेगा। दोबारा से बता देता हूं, पहला पानी सॉविंग के, बुआई के 21 दिन पे देना चाहिए या 20 से 25 दिन पे देना चाहिए। मैंने बताया था अगर लेट लगा रहे हो और पहाड़ी क्षेत्र में लगा रहे हो तो कितने दिन में चलेगा, 25 से 30 दिन में। दूसरा पानी बुआई के आपको 45 से 50 दिन में दे देना चाहिए। उस अवस्था को लेट टिलरिंग अवस्था बोलते हैं ना, टिलर की लेट अवस्था बोलते हैं। तीसरा पानी आपको बुआई के 65 से 70 दिन में दे देना चाहिए, और लेट हो तो ज्यादा से ज्यादा 75 दिन, इससे ज्यादा लेट आपको नहीं होना है, जिसको आप लेट जॉइंटिंग स्टेज बोलोगे। चौथा पानी आपको पुष्पन, फूल आते समय दे देना चाहिए 85 से 90 दिन में, और लेट हो तो 95 तक जा सकते हो, नहीं तो 85 से 90 दिन के अंदर क्या है, आपको चौथा पानी है वो दे देना है। पांचवा पानी मिल्किंग स्टेज पे देते हो, यानी दूधिया अवस्था पे, जो बुआई के 100 से 105 दिन में आती है। जब दाने को दबाते हो तो उसमें मिल्क यानी दूध दिया कुछ स्त्राव निकलता है। और छठा पानी जब दाना कठोर हो जाए, हार्ड होने लग जाए, तब आप क्या है, छठा पानी दे दोगे। टोटल कितने पानी देते हो आप, 6। और इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण अवस्था थी वो कौन सी बताई मैंने, CRI स्टेज बताई थी। क्यों महत्वपूर्ण है ये भी आपको बता दी थी। इसको लोकल में लोग कोर दबाना भी बोलते, क्या बोलते, कोर दबाना। वैसे कोर इरिगेशन का, कोर सिंचाई का मतलब होता है बुआई के बाद पहली सिंचाई करना। बुआई के बाद पहली सिंचाई जो करते हैं ना, उसको कोर सिंचाई बोलते हैं, कोर इरिगेशन बोलते हैं। हर फसल में ही कोर बोलते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे गेहूं के अंदर स्पेशली कोर शब्द है वो किसान यूज करते हैं। साइंटिफिक वैज्ञानिक तरीके से तो बुआई के बाद, सॉविंग के बाद जो पहला सिंचाई करते हैं उसको कोर इरिगेशन है वो कहा जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपके पास 1 सिंचाई है, 2 सिंचाई है, 3 सिंचाई है, 4 सिंचाई है, 5 सिंचाई है या 6 सिंचाई है, तो उनको कौन कौन सी अवस्था पे करना चाहिए। मान लो सिर्फ आपके पास सिंचाई के लिए 1 ही पानी है, तो वही CRI स्टेज पे करोगे आप। कौन सी स्टेज पे करोगे, CRI स्टेज पे करोगे। CRI स्टेज कब बताई थी आपको, 20 से 25 दिन के बीच में। एक्यूरेट बात करें एकदम सही तो 21वें दिन। अगर आपके पास 2 पानी है तो CRI पे तो करना ही करना है, वो तो सबसे महत्वपूर्ण है। फिर आप कौन सी अवस्था पे करोगे, फ्लावरिंग अवस्था पे करोगे, यानी पुष्पन की अवस्था पे कर दोगे। पुष्पन की अवस्था, अब पुष्पन कितने दिन बाद आता है आपको बताया था, 85 से 90 दिन। यानी पहला तो आप क्या करेंगे, 21वें दिन पानी दे देंगे, और दूसरा पानी कब दे देंगे, 85 से 90 दिन में, अगर आपके पास 2 ही पानी है। अगर आपके पास 3 पानी है तब आप कब कब सिंचाई करेंगे, देखो पहली तो CRI पे 21 दिन पे ही करेंगे, दूसरी लेट जॉइंटिंग पे करेंगे। लेट जॉइंटिंग जो स्टेज होती है ये मैंने आपको बताया था कितने दिन में आती है, 65 से 70 दिन में आती है, इस पे करेंगे।
और तीसरी सिंचाई मिल्किंग दूधिया अवस्था में करेंगे, जो कितने दिन में आती है, 100 से 105 दिन में आती है ना, बुआई के सोविंग के बाद, यानी बुआई के बाद, बीज बोने के बाद। अगर आपके पास टोटल 4 सिंचाई है तो पहली तो 21वें दिन ही करोगे, दूसरी जो सिंचाई है वो कब करोगे, लेट टिलरिंग, यानी जो टिलर बताए थे, यानी 45 से 50वें दिन के बीच करोगे, और तीसरी सिंचाई है फिर आप करोगे 85 से 90 दिन के बीच में, और चौथी सिंचाई है वो कब करोगे, 100 से 105वें दिन पे करेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास 5 सिंचाई है तो पहली तो 21वें दिन पे ही करेंगे, दूसरी जो सिंचाई है वो 45 से 50वें दिन पे करेंगे, तीसरी जो सिंचाई है वो फिर आप 65 से 70वें दिन पे कर देंगे, चौथी सिंचाई है वो आप कर देंगे 85 से 90 दिनों पे फ्लावरिंग अवस्था पे, और पांचवी सिंचाई है वो कब कर देंगे, 100 से 105वें दिन पे कर देंगे, 100 से 105वें। और 6 है तो 6 तो मैंने आपको बताई दी थी, 1 है तो सीआरआई अवस्था पे करेंगे, 2 है तो सीआरआई फ्लावरिंग पे करेंगे, 3 है तो सीआरआई लेट जॉइंटिंग और मिल्किंग स्टेज पे, 4 है तो सीआरआई लेट टिलरिंग फ्लावरिंग और मिल्किंग स्टेज पे, 5 है तो सीआरआई लेट टिलरिंग लेट जॉइंटिंग फ्लावरिंग और मिल्किंग स्टेज पर करेंगे। तो मैंने बता दिया, 1 पानी है तो कब सिंचाई दो, 2 है तो कब दें, 3 है तो कब दें, 4 है तो कब दें, 5 है तो कब दें, और 6 का तो हम पहले ही क्या है डिस्कस कर चुके हैं। अब थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि गेहूं की अवस्थाओं को क्या क्या बोला जाता है, क्योंकि यह भी नॉलेज के लिए बहुत जरूरी रहने वाला है आप लोगों के लिए। चलिए देखो, सबसे पहला तो आता है सॉविंग, है ना, सॉरी जर्मिनेशन। बीज लगाओगे तो अंकुरण होगा, बीज लगाओगे तो क्या है, अंकुरण होगा। सबसे पहले तो अंकुरण अवस्था होती है, अंकुरण के बाद पौध निकल जाती है जिसको हम सीडलिंग स्टेज या पौध अवस्था बोलते हैं, और इसी समय अस्थायी जड़ें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट क्या होता है, देखो टिलर्स निकलने लग जाते हैं, यानी एक से ज्यादा तने हैं वो निकलने लग जाते हैं। जितने तने ज्यादा होंगे उतने ही क्या है बाली ज्यादा आएगी, उतना ही उत्पादन क्या होगा, ज्यादा। तो हम इसको कौन सी अवस्था बोल देते हैं, टिलर अवस्था बोलते हैं। टिलर के बाद इस तने के अंदर गांठें बनने लग जाती है, जिनको हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। तो उसको हम जॉइंटिंग स्टेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जॉइंटिंग स्टेज बोलते हैं। उसके बाद 2 नोड के बीच है ना ऐसे दूरी बढ़ने लग जाती है, दूरी यानी तना है वो लंबा होने लग जाता है, जिसे स्टेम इलोंगेशन स्टेज या फिर स्टेम एक्सटेंशन स्टेज बोलते हैं। जॉइंटिंग बना, जॉइंटिंग हुआ यानी गांठें बनी, नोड बने। अब नोड के बीच की दूरी बढ़ने लगेगी, जिसे आप क्या बोलते हैं, स्टेम एक्सटेंशन, यानी तने का लंबे बढ़ने की अवस्था बोलते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद क्या है, पत्ती जो होती है ऊपर वाली ऐसे लपेटी रहती है, उसके अंदर हेड निकलता है। हेड होता है वो अंदर ही होता है, लेकिन उसके चारों ओर वो पत्ती है वो लिपटी रहती है ना, मतलब हेड के चारों ओर आपको पत्ती लपेटी हुई देखने को मिलती है। हेड पत्ती से बाहर नहीं दिखेगा, तब आप उसको कौन सी अवस्था बोलते हैं, बूटिंग अवस्था बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, इस पत्ती से बाहर ऐसे हेड आने लग जाएगा, इस पत्ती के बाद बाहर क्या आने लग जाएगा, हेड यानी बाली है वो बाहर आने लग जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेडिंग अवस्था बोलते हैं। हेडिंग के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, उसमें फ्लावर्स देखने को मिलेगा, फ्लावरिंग अवस्था होगी। और एक पत्ती होगी ना वो हेड के ऐसे लटकती होती है, आपने देखा होगा एक पत्ती ऐसे होती है जो बहुत सुंदर लगती है, जिसको फ्लैग लिप स्टेज बोलते हो, क्या बोलते हो, जिसको फ्लैग लिप स्टेज बोलते हो। उसके बाद क्या होता है, पोलिनेशन होता है, फिर मिल्किंग स्टेज आती है, यानी दाना बनना स्टार्ट होता है। पहले तो वोटरिंग स्टेज होती है, बिल्कुल छोटा सा दाना होता है, फिर मिल्किंग स्टेज आती है, फिर डफ यानी दाना होता है वो पकने लगता है, और लास्ट में क्या हो जाता है, दाना बहुत कठोर हो जाता है, जिसको हम कौन सी अवस्था बोल देते हैं, राइपनिंग अवस्था बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जर्मिनेशन, और उसके बाद सीडलिंग स्टेज होती है, उसके बाद टिलरिंग होती है, टिलर के बाद जॉइंटिंग आती है, जॉइंटिंग के बाद स्टेम इलोंगेशन आता है, फिर बूटिंग आती है, बूटिंग के बाद अगर हम बात करें तो फ्लावरिंग आती है, फ्लावरिंग के बाद अगर अपने बात करें तो अब जो बूटिंग आती है उसके बाद उसके साथ ही आपको फ्लैग लीफ देखने को मिलता है। फ्लैग लीफ है ना, ऐसे सुंदर सी पत्ती आपने देखा होगा बाली के पास में होती है या हेड के पास में होती है, तो उसको आप क्या बोलते हो, फ्लैग लीफ स्टेज बोलते हो। उसके बाद आपको वाटरिंग स्टेज यानी दाना बनना स्टार्ट हुआ है, फिर उसमें मिल्क लाइक आपको कुछ लटेक्स दबाओगे तो यानी जब उसको प्रेस करते हैं तो दूध जैसा कुछ निकलता है, उसको आप मिल्किंग स्टेज बोल देते हैं। फिर जब दाने को दबाते हो तो वो मिल्क जैसा पदार्थ नहीं निकलता है, कुछ कठोर हो जाता है दाना, उसको डब स्टेज बोलते हैं। और फाइनली वो सूख के क्या हो जाता है, राइप हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, राइपनिंग स्टेज। और उस समय हम गेहूं को है वो काट लेते हैं। तो बताएं दोस्तों
कि सारी की सारी चीजें आपको समझ में आई क्या, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और अगर आप कृषि से जुड़े हुए हैं, खेती से जुड़े हुए हैं और फसल उगा रहे हैं गेहूं की, तो वहां पर भी आपको ये जानकारी काफी मददगार सिद्ध होने वाली है। तो ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए हमारे ऑनलाइन एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल से। आपको समय समय पर ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहेगी। थैंक यू।